हाँ भाई। हाँ जी। पेपर के बारे में कोई बात करनी है आपने? अभी करनी है? मैं तो अभी कह रहा हूँ, अभी निपटा दो। एक दो क्वेश्चन में शायद गलतियां थी। हाँ भाई। 46, 47, 48 पूछना है। 48 पूछना है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, दैट्स व्हाई बी इज द आंसर। 49 पूछना है। 50, 51। ओ मैडम। हाँ, बारिश हो रही है। जहाँ नहीं चाहिए वहां भी हो रही है। हाँ जी, सुनो। 49, 50, 51। सिंह साहब, मैंने सुना 100 नंबर ही आए। पता नहीं, मेरे को तो बच्चे कह रहे थे। हैं? 85 आए, डबल डिजिट। 52, 53, 54। 54 में चौथा ऑप्शन देख, दोनों साइड में बीटा सेम है, एक आंसर आएगा। सिंपल सा है। अगर मैंने कहा टाइपो बीटा देखना, टाइपो बीटा तो एक ही है। अगर तू पहले में जाएगा तो टाइपो बीटा दो है तेरे पास। एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। सेकंड ऑप्शन में जाएगा, फिर टाइपो बीटा तेरे पास दो हो गए। एक टर्शरी वाला, एक सेकेंडरी वाला। सी में जाएगा तो क्लोरीन अगर अपर साइड से एच उड़ाता है तो मिथाइल का पड़ोसी होने से नीचे से जब उड़ाएगा तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन जब तू फोर्थ लेगा, राइट लेफ्ट कहीं से भी एच निकाल ले, नेम तो एक ही है ना कंपाउंड का। हे महान आत्मा, ऐसे लिख ले चाहे ऐसे लिख ले, की फर्क पैंदा है। चलो। 55, 6, 7। पहले 56 बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड। हे भगवान, हे भगवान। इनको ये नहीं पता चला अभी तक कि अगर मैंने कभी भी SN1 कराना हो तो स्टेबल कार्बोटेन मैटर करता है और उसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग टॉप प्रायोरिटी का ऑर्डर है। तो मैम ही चौड़े हो रहे थे कि तुमने बुकलेट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया है। और इस क्वेश्चन को पूछना तो घोर पाप है यार। जो सेकंड नंबर ऑप्शन है इसका Cl उड़ाओ, कार्बोक्टाइन बनाओ। नाइट्रोजन इज अ वेरी गुड डोनर, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी स्टेबल कार्बोक्टाइन। उसके बाद नंबर लगेगा किसका? ए का। अगेन द पी पाई बॉन्डिंग। उसके बाद आपके पास रेजोनेंस फैक्टर बनेगा, वो सी है, फिर डी है। हे भगवान, इतने पापी लोग। यार ये क्वेश्चन पूछ के तुमने बेइज्जती करवा ली अपनी। है? सोचो यार। मतलब ना, इतना बताया था बार बार, जीओसी से लेकर हैं, कार्बोक्टाइन जहां भी बनता है, वहां जहां भी कार्बोक्टाइन बने वहां पी पाई बॉन्डिंग सबसे टॉप का फैक्टर है। भूलना मत उसको कभी भी गलती से। कोई नहीं, अब नहीं भूलोगे। एक बच्चा कहता है जी मैं सारे इसलिए अटेम्प्ट करके आता हूं ताकि जो गलत हो मुझे याद हो जाए। मैंने कहा ये कौन सी पॉलिसी खेल रहा है भाई? है? नंबर भी तो 400-500 ही आ रहे हैं। लेकिन वो गलत करने के चक्कर में, हाँ ये बात जरूर है कि जो गलत है उसको अगर वापस ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, फिर तो एक अच्छा साइन हो सकता है प्रैक्टिस में। लेकिन प्रैक्टिस में गंदी आदत पड़ गई ना, 180 पूरे सोल्व करने की और आगे से 200 पूरे सोल्व करने की, और ये आदत ही पड़ जाएगी। फिर तुम्हारा किसी भी क्वेश्चन को पेपर में छोड़ने का मन नहीं करेगा। फिर गए काम से। और मैंने बताया भी था, एक बार एक बच्चे का फोन आया था पेपर होने के तुरंत बाद। कहता सारे चक दिए। मैंने कहा सारे चक दिए? मैंने कहा बधाइयां। कहता सर किस बात की? मैं कहा पहली रैंक की। कहता सर मजाक कर रहे हो। मैंने कहा तूने शुरू किया था, मैंने तो नहीं किया था। सारे चक दिए। मैंने थोड़ी शुरू किया है। तो थोड़ा देखता तो सही उसको। पर बाद में नंबर आते 325।
59, 60, 61, 62, 63। दिखना बंद हो गया मेरे को मोबाइल में यार, कौन सा? 62 हिटिंग का साइन है नहीं, लेकिन स्ट्रोंग बेस दे रखा है। क्लोरो के अगर तुम राइट साइड में झांको, आपके पास पेपर पड़ा है ना, मैं तो मोबाइल से देख के कर रहा हूं। क्लोरो के राइट में झांकोगे तो तुम्हें एक एच मिल जाएगा जो जस्ट ऑपोजिट एंटी डायरेक्शन में होएगा, तो वहां से एक एच उड़ाकर डबल बॉन्ड ले लो। तो हे महान जनता, एक एच को तो तुमने देख लिया तुम्हारी तरफ है, दूसरा एच तुमने सोचा नहीं वो तुमसे दूर है। तो ये और ये उड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये मिथाइल अपनी जगह पड़ा रहेगा। मुझे सेकंड आंसर के अलावा किसी चीज पे शक ही नहीं हो रहा। तुमने उस एच को देख लिया होगा ना, ये दोनों एक तरफ है, चलो भी इसको उड़ाना नहीं है, और दूसरा एच भी तो होगा इस पीछे की तरफ। हाँ भाई, 63, 64, 65, 66, 67। ओए, सी एन एन सी बोथ आर द फंक्शनल आइसोमर्स। 65 का आंसर है थर्ड। वो गलती है, मैंने बोला ना एक दो आंसर में गलती है। आर सी एन आर एन सी बोथ आर द फंक्शनल आइसोमर्स, साइनाइड आइसोसाइनाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस। क्लियर ना? ये सब एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, बिकॉज दीज आर द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है भाई। रसमप्रीत के पीछे वाली दीवार पे ना एक फोन स्क्रॉल करके कोई देख रहा है, या तो इसके सामने बैठा है, इसके पीछे बैठा है कोई बंदा। वो जिसकी पिछली वाली स्क्रीन पे ऐसा लग रहा है, इसने बंद कर लिया तुरंत ही। तुम, अच्छा तुम, हाँ वो देखो मेरे को तुम्हारे पीछे दिख रहा है। तुम नहीं नहीं, इसके साइड देखो, ये नहीं नहीं, मेरी ऑब्जर्वेशन तुम्हें नहीं दिख रही। तुम्हारी जो पिंक बैकग्राउंड है इसके बिल्कुल मेरी तरफ से लेफ्ट साइड में ना, वो देखो, ये वो फोन है। आ, दिख रहा है ना? नहीं नहीं, वो सनलाइट है। चलो सूरज, सूरज दादा को प्रणाम बोल देना। चलो जी, 65, 66। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ गुड यील्ड ऑफ आरएक्स? गुड यील्ड तो कोई नहीं देगा, यील्ड तो दे देंगे रो रो के बेचारे। सोचो, एक क्वेश्चन था आपके असाइनमेंट में, केबीआर H2SO4, अंशिका नहीं पूछा था, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि केबीआर एक रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग है, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है। केआई रिड्यूसिंग, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग है। तो रिएक्शन में आयोडीन बनने लगेगी, ब्रोमीन बनने लगेगी। बच्चे पता है क्या है, यील्ड लिख देता ना, यील्ड, तो मैं गारंटीड आपको आंसर नंबर 1 टिक मारने के लिए बोल देता, भी यहाँ थोड़ा बहुत यील्ड आ जानी है। लेकिन गुड यील्ड लिख दिया ना, बस यहाँ फंस गए हम लोग। दैट्स व्हाई नन ऑफ दीज आंसर आएगा यील्ड पे। ठीक है, आप इसके ना दो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, 66 एंड 66A। मान लो वो कहता है कि गुड यील्ड, तो कोई आंसर नहीं है। बोले यील्ड किस में आ रही है, मतलब कहाँ एल्काइलाइड बन रहा है, तो मैं पहले भी टिक मार के आ जाऊंगा। सेकंड थर्ड तो मैं कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि के आई विद H2SO4 रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग वाली रिएक्शन हो जानी है। हाँ जी, 67, 68, 69, 70, 72 तक है। 7 तो है ही नहीं, 72 है। 70 नंबर, when the concentration of alkyl is tripled and the concentration of OH is reduced to half, the rate of reaction 1.5 times। ओए, SN2 पूछ रहा है ना, हे महानात्मा, रेट इज इक्वल टू के आर एक्स न्यूक्लियोफाइल। तुमने काइनेटिक्स बेचारे को इतना बेइज्जत किया, तो जब तुम इसको 3 गुना कर दोगे, इसको तुम आधा कर दोगे, तो पहले के कंपैरिजन में रेट ऑफ रिएक्शन 1.5 टाइम्स चला जाएगा। और आप में से मुझे याद आ रहा है जपनूर ने ये वाला क्वेश्चन मेरे से पूछा था, सर ये सेकेंड ऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। रेट इज इक्वल टू के आर एक्स मल्टीप्लाई विद न्यूक्लियोफाइल पावर 1/1। अब तो तुम्हारा जो 2 दिसंबर में तुम्हारा पेपर हो रहा है ना, जो ऑब्जेक्टिव,
उसका सिलेबस भी आ गया, देख लिया होगा आप लोगों ने। दिसंबर, तुम 12वीं में हो ना सारे? हाँ, तो दिसंबर में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ना सीबीएसई वालों का, अगर तुम पंजाब बोर्ड के नहीं हो तो, या हिमाचल बोर्ड के नहीं हो तो। सीबीएसई वालों का दिसंबर में ऑब्जेक्टिव पेपर होएगा ना 35 नंबर का। तो उसका सिलेबस आ गया है, उसमें सॉलिड चैप्टर है और सॉल्यूशन है, फिजिकल के दो हैं। और इनऑर्गेनिक का एक है, पी ब्लॉक एलिमेंट। और ऑर्गेनिक के आपके पास दो चैप्टर है। एक तो हम कर चुके हैं अल्काइलाइड, जितना किया 80-90%, बाकी हम खत्म कर लेंगे अगले 3 दिन में। एक एल्कोहल फिनोल ईथर और एक बायोमोलिक्यूल। ये 35 नंबर के चैप्टर आ रहे हैं और इन पे ऑब्जेक्टिव पेपर बनेगा। आपको पैटर्न तो पता लग ही गया होगा, टर्म 1 के दिसंबर में सीबीएसई वाले खुद लेंगे ना एग्जाम तुम्हारे, और फिर आगे जाके मार्च अप्रैल में जब भी होने हैं। हाँ, वो पिछले साल भी नहीं थे बच्चे। पॉलीमर भी नहीं था, क्लियर ना। केमिस्ट्री एक्शन भी नहीं था पिछले साल। इसके अलावा मेटलर्जी भी नहीं था पिछले साल। ये 3 चैप्टर पिछले साल भी उड़े हुए थे, इस साल भी उड़े हुए। ठीक है। अंशिका के कमरे में कोई है? डाइक्लोरोमीथेन पढ़ने से पहले जल्दी से क्वेश्चन कर लो 72 तक। कौन सा बेटा? 72? हे भगवान। अगर तेरे पास आयोडोबेंजीन है, तुमने आरपीएस असाइनमेंट भी नहीं की देखो ढंग से ना। इसके अंदर डबल बोन करेक्टर है। ये डबल बोन करेक्टर नहीं है, ये इजीली 3 टाइप के आयुष सर हमने हेलाइड डिफाइन किए थे। लिबाइल, एल्काइल वाला, अलाइल वाला। एक किया था इनर्ट, अराइल वाला, विनाइल वाला। एक किया था आयोनिक, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाला। और एक क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट वाला। तो ये जो पहले नंबर वाला इनर्ट है, दूसरे नंबर वाला लिबाइल है। अब आयुष सर इतने लंबे क्वेश्चन को अगर पढ़ा जाए, 6-7 लाइनों का क्वेश्चन है, लेकिन वो आपसे कह रहा है बोतल कंटेनिंग फर्स्ट एंड सेकंड जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं, lost their original labels. They were labeled as AB for the testing. A and B were separately taken in test tube and boiled with NaOH. Clear? The end solution is in each test tube was made acidic with dilute HNO3, then AgNO3. Clear? Substance B gives yellow PPT. तो पक्का वही होएगा जहां लिबाइल होएगा। और लिबाइल किसके साथ है? बाद वाले के साथ, तो इसको बी लेबल कर देते हैं। और 3 लाइनों में आपके नोट्स में लिखा हुआ है। क्यों आई सर? चलो, तो आप समझ गए क्वेश्चन क्या था। 73, 74, 75। 74 का आंसर सेकंड है बच्चे, इन्होंने गलत दिया हुआ है। इसका आंसर आई थिंक 4 दिया हुआ है। क्लियर ना? 74 का आंसर है 2। क्योंकि पता है आपको, केसीएन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और जब सीएन हटेगा तो उसके पड़ोस में ना पॉजिटिव चार्ज अच्छा डेवलप कर रखा है OCH3 ने। मैं तो कह रहा हूं अगर आप केसीएन ना लेते, मिथेनॉल इथेनॉल, तो ये SN1 में भी जा सकता है, क्योंकि OCH3 ने अल्फा कार्बन की पॉजिटिविटी बढ़ा रखी है। कुछ ऐसा है ये दोनों टाइप के SN देने में कैपेबल है। अगर ऑप्टिमम कंडीशन दो तो ये कार्बोक्टेन भी अच्छा बना सकता है, जिसका तुमने क्वेश्चन पूछा था पी पाई बैक बॉन्डिंग वाला। ये पी पाई बैक बॉन्डिंग से SN1 भी कर सकता है। अगर ऑप्टिमम कंडीशन दो तो ये भाई साहब SN2 भी कर सकते हैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ने इस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर दिया। इट इज कैपेबल टू गिव द SN1 SN2 बोथ। क्यों भी पता चल गया क्या है ये? चलो बधाइयां। तो इसका आंसर 74 का एग्जैक्टली 2 है। 75, 6, 7। हाँ जी, 7th तो ही नहीं, 7 तो फिजिक्स का है। 70, 77, 77, 77। जपनूर की लैंग्वेज बोलूं, 77 पॉइंट। क्यों जपनूर? सोडियम, ओए विलियमसन सिंथेसिस है। ओ मिस्टर सिंह, तू ना मुक्के खाएगा मेरे से। सोडियम टर्शरी बुटोक्साइड कैन फॉर्म ईथर ओनली विद विलियमसन में तुम्हारे पास प्राइमरी टाइप का एल्काइलाइड होएगा। नोट्स चेक करना, उसमें लिखा हुआ है RBr।
और उसके साथ है टर्शरी ब्यूटोक्साइड। तो जब तुम ईथर बनाना चाहते हो तो आपको बोला था अवॉइड टर्शरी इन एल्काइल हैलाइड, और इसको मैं बिल्कुल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 30 बार बोल सकता हूं, और 10 बार तो बोल भी चुका हूं क्या, कि जब भी आपके पास कोई एल्काइल टर्शरी हो तो वहां अगर आप स्ट्रोंग बेस रख दो, एलिमिनेशन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एलिमिनेशन। अमोनिया हीटिंग, एलिमिनेशन। मिथेनॉल इथेनॉल हीटिंग, एलिमिनेशन। सारा दोष टर्शरी के अंदर है, सारी प्रॉब्लम टर्शरी के अंदर है। सिंह साहब, क्वेश्चन समझ में आया, फिर समझाऊं? आंसर इसका बोल रहा है सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड कैन फॉर्म ईथर ओनली विद फर्स्ट। क्या कह रहा है? मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने इसको ऑब्जर्व भी नहीं किया, इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर पहला बनता है। ये मुक्का खाएगा मेरे ख्याल में मेरे से ना। 78 79 80 81 82 83 84 85, रिमेनिंग ऑल 5 क्वेश्चंस। हे आयुष, हे पुत्र, ये 89 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको एरोमेडिसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था। ये तुम्हारी बुक का 1.5 नंबर क्वेश्चन आई थिंक। और मेरे को इसका फोटो खींच के सिंह साहब ने मेरे व्हाट्सएप पे भेजा था, मैंने इसको आंसर नहीं बताया था तब। मैंने कहा जी कलेक्टिवली क्लास में बताऊंगा। तो अगर वो आपसे S7 पूछ रहा है पुत्र, तो आपको कुछ इस तरीके से इसको लिखना चाहिए कार्बोकेटन बनाकर। और मेरे ख्याल में अगर कोई मेरे को रिकॉर्ड करता हो तो मेरे को सुन लो, पिछले जितने भी लेक्चर मैंने बातें बोली उसमें मैंने कम से कम ना 70-80 बार बोल दिया होगा, इफ यू वांट टू प्रोसीड SN1 द बेस्ट टेक्निक, go for the formation of carbon. If you want to go for SN2, then see the positive charge on carbon of the alkyl light. तो आयुष जी इसके 3 कार्बोकेटन बना दिए, और फिर मैंने वहीं एक एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट भी बता दिया था आपको, कि अगर कोई प्लेनर है, अगर किसी के पास 2 6 10 14 हक्कल्स रूल ओबे होता दिख रहा है, तो उसको आप बोल दोगे एरोमेटिक। क्लियर है? उसके बाद मैंने बताया था सेकंड नंबर पे कोई प्लेनर है, फिर मैंने एक लाइन बोली थी, मुझे अच्छी तरह याद आ रही है, कि एरोमेटिसिटी में और एंटी एरोमेटिसिटी में एक कॉन्सेप्ट कॉमन है, प्लेनर फ्लैट, और एक फैक्टर अनकॉमन है। एक में होना चाहिए 2 6 10 हकल्स रूल 4n+2, और अंशिका बीच में बोली थी, मुझे अच्छी तरह याद है उस टाइम पे भी, क्या, कि जब मैं हकल्स के अलावा एंटी एरोमेटिसिटी की बात कर रहा हूं 4n और वहां n की वैल्यू 1 से शुरू होती है, नहीं तो सारे के सारे एलिसाइक्लिक आप लोग एरोमेटिक बोल के आ जाओगे। तो पहले नंबर वाला एरोमेटिक, दूसरे नंबर वाला एंटी एरोमेटिक, तीसरे वाला नीदर एरो नोर एंटी एरो, और स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द दीज 3 टाइप ऑफ कंपाउंड, टॉप पे एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, लास्ट एंटी एरोमेटिक। ये उस दिन क्लास में पक्का आया नहीं होगा, डिस्कशन वाले दिन नहीं आया होगा ना, आयुष ऐश ले रहा होगा इधर उधर, भूल गया। हाँ जी, 90 नंबर तक डाउट नहीं, पीछे नहीं जाते होते। प्रिडिक्ट द order of reactivity of the following compounds in dehydrohalogenation। तो भाई टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी E2 में 1 2 3 तो नहीं लिखा है, तो जो भी 3 2 1 वाला होएगा वो होएगा 3 1 2 वाला, 3 1 2 3 1 2 3 1 2। सेकंड आंसर। अंशिका तुझे मुक्का मारेगी, उसकी शक्ल नहीं देखी तूने कैसी बनाई थी उसने भी। वो कह रही E2 एलिमिनेशन जब करवाना हो तब हमें क्या देखना है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस, जबकि E1 वाला ही फंडामेंटल लिटरली कॉपी होता है। इतना आसान कर दिया SN1 SN2 E1 E2, यार दुनिया उलझती है इसके अंदर। मैंने कहा उलझो मत सुलझो, E1 E2 में सबस्टेट सेम चलता है, E1 E2 में सबस्टेट सेम चलता है,
बस E1 के एरो पे वीक बेस विद हीटिंग है, E2 के एरो पे स्ट्रॉन्ग बेस हीटिंग, चाहो तो यील्ड बढ़ जाएगी, नहीं तो चलने दो काम। हेमल क्लास में रहो बच्चे, जो तुमसे बात करना चाहता है उसको स्क्रीन पे ले आओ। हाँ क्या बोल रहा है? हेमल तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था, आने के लिए बुलाया था। जो बात कर रहा है उसको सामने लियो। हाँ ठीक है, मैं समझ गया बच्चे, अब क्लियर होगी ना बात सारी की सारी। चलो, तो तुमने अपनी लाइफ के कितने मिनट खराब कर दिए? 5:50, 5:35 पे हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी। कितने में स्टार्ट हुई थी मुझे याद ही नहीं है। 5:30 पे हुई थी, 20 मिनट हो गए। चलो कुछ ज्यादा नहीं लगा। हाँ भाई, तो अभी ना पोली हेलोजेंस में मिथाइलिन, एक CCl4, एक DDT, ठीक है, ये पढ़ेंगे। फिर हेलोइरिन पे आएंगे। क्लियर? अभी हमें बोला ये गया है कि बच्चों को पॉलीमर एंड बायोमोलिक्यूल करवा दो, लेकिन श्योर कि हम मैनेजमेंट से कहकर इसको चेंज करवाकर एल्कोहल फिनोल ईथर में किसी चैप्टर पे लेकर आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक की कॉन्टिन्यूटी जरूरी है। और उसमें एक भला और हो जाएगा कि सॉलिड हमारा हो चुका है दिसंबर के लिए, अगर 12वीं की तैयारी भी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है वो भी क्लियर ना। सॉल्यूशन हमारा हो चुका है, एल्काइल अराइल भी 1-2 दिन में हो जाएगा। और एल्कोहल फिनोल ईथर होती, 4 चैप्टर तुम्हारे दिसंबर वाले इतने दिन पहले तैयार हो जाएंगे। और फिर एक पी ब्लॉक, सिलेबस तो वैसे पहले ही खत्म हो जाना है, पी ब्लॉक, और फिर एक बायोमोलिक्यूल है। तो तुम्हारा दिसंबर तक का 12वीं का सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। मतलब काफी दिन पहले तो उसके रिवीजन पे तुम टाइम लगा सकते हो। ठीक है ना? चलो। हाँ जी सर बोले। बच्चे अभी ना फाइट चल रही है। फाइट का मतलब समझ गया ना, हमें चैप्टर हटवाने हैं। तो हो सकता है कि डेज में भी कोई चेंज आए। अभी 9 लेक्चर हमें कहे गए हैं, अगर वो डेट नहीं बदलते तो 6 अगस्त को पेपर जा रहा है। अगर वो सिर्फ लेक्चर उतने रखते तो मोस्ट प्रोबेबली 6 अगस्त को जा रहा है। अभी मैं जो चल रहा था उसको कंप्लीट कर रहा हूं। पोली हेलोजन डेरिवेटिव, ये मैं पेज नंबर बता देता हूं, अगर आप इसमें से लिखने में इंटरेस्टेड नहीं होगे और उसमें लिखोगे क्या, मेरे को तो ये भी सोचना पड़ता है कई बार। पेज नंबर बता देता हूं। कौन सा? 28। हाँ जी 28। देखो भी ध्यान से, डाइक्लोरोमीथेन, तो ये मैंने पैरेलल में लिख दिया, CH2Cl2 इज वाइडली यूज्ड एज सोलवेंट, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर नोट्स बनाने में इंटरेस्टेड हो तो। एज ए सोलवेंट, एज अ पेंट रिमूवर, फालतू की बात है। एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल, सोलवेंट ठीक है। एंड एज अ प्रोसेस सोलवेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, कुल मिला के सोलवेंट है। मिथाइलिन क्लोराइड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई सारे रिएक्शंस के अंदर भी आता है। तो मिथाइलिन क्लोराइड मेरे पास क्या हो गया? एक सोलवेंट हो गया। बस इतनी सी बात इनफ है, मोर देन सफिशियंट है। आगे बढ़ते हैं जी। इट इज ऑल्सो यूज एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सोलवेंट, कुल मिला के सोलवेंट है। अगर चलो सोलवेंट में इतनी बातें हो गई हैं, तो फिर इसके नीचे लाइन खींचकर आप क्या बोल सकते हो? पेंट रिमूवर, ठीक है जी। नंबर 2, प्रोपेलेंट। नंबर 3, ड्रग्स। नंबर 4, मेटल क्लीनिंग के लिए भी एक सोलवेंट। मतलब इतना मुझे लगता नहीं कि इस बारे में कोई डिस्कशन करेगा, लेकिन एनसीईआरटी है तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो इसीलिए कोशिश पूरी है कि आपके दिमाग में अगर बात चली गई, दूसरी तीसरी रिवीजन जब होएगी, तब तक आपके दिमाग में अगर इस फॉर्म में लिखा होएगा, नोट्स में होएगा, तो आप इसको 1-2 बार देख भी लोगे। मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज हार्मफुल, CH2Cl2। किसके लिए? CNS के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। एक्सपोजर टू लोअर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर लीड टू द स्लाइटली इम्पेयर्ड हेयरिंग एंड विजन। तो अगर ये थोड़ी कम क्वांटिटी में मिलता है, अगर ये थोड़ा सा कम क्वांटिटी में आपको मिलता है, थोड़ा सा कम क्वांटिटी में, तो आपके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हेयरिंग और विजन में आने वाला है। और अगर हायर लेवल, तो मिथाइलिन क्लोराइड को ऐसे लिखते हैं। अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, क्लियर, तो हार्मफुल किसके लिए है?
आपके सुनने में और आपको देखने में दिक्कत हो सकती है अगर इसका लोअर लेवल का एक्सपोजर आपको मिलता है तो। अगर यही एक्सपोजर आपको ज्यादा मिले, इफ इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, हायर लेवल्स ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर causes a dizziness, नोजिया, इनफ है वैसे, इससे ज्यादा कोई बात होती नहीं है। एंड नमनेस इन द फिंगर्स एंड टोज इन ह्यूमन, डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट विद मिथाइलिन क्लोराइड causes इंटेंस बर्निंग। डायरेक्ट टच अगर इसका मिलता है तो फिर आपको क्या हो सकता है, स्किन कॉन्टैक्ट में इंटेंस बर्निंग, रेडनेस ऑफ स्किन, वो सारे के सारे जैसे यूवी के इफेक्ट होते हैं अल्ट्रावायलेट रेस के। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आईज कैन बर्न द कॉर्निया, मोर देन सफिशिएंट बातें। मिथाइलिन क्लोराइड सोलवेंट है, हाँ जी है। पेंट रिमूवर में यूज हो रहा है, प्रोपेलेंट में एज ए प्रोपेलेंट यूज हो रहा है, ड्रग्स में सोलवेंट यूज हो रहा है, मेटल क्लीनिंग में यूज हो रहा है। ये हार्मफुल है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सीधा इंपैक्ट डालता है। लोअर लेवल पे हो तो हियरिंग और विजन को कम करेगा, अगर ज्यादा हो तो डिजीनेस से नोजिया बनेगा, और अगर डायरेक्ट टच में आए तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है। और मुझे असाइनमेंट में इसके एक दो क्वेश्चन दिखते हैं, पढ़ा होएगा तो सीधे हिट कर दोगे, ठीक है ना। तो अब इससे ज्यादा टाइम ना लगाएं, आगे बढ़े। चलो जी। उसके बाद ना क्लोरोफॉर्म है, इसके आगे ना नेक्स्ट टेक्स्ट के लिए लिख देना, इसको पेज नंबर 28 पे क्लोरोफॉर्म है ना, उस पे लिख देना इन नेक्स्ट टेस्ट। इन नेक्स्ट टेक्स्ट अभी तक की इन्फॉर्मेशन ये है, कल कोई चेंज हो जाए, सिलेबस में हम लोग अकेला फिनोल पढ़ाएं तो हो सकता है क्लोरोफॉर्म को इंक्लूड भी कर ले, लेकिन आज की डेट जो फाइनल डिसीजन है वो ये है, क्लोरोफॉर्म अगले टेस्ट में। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगले टेस्ट में। उसके बाद हेलोफॉर्म रिएक्शन अगले टेस्ट में। उसके बाद CCl4 का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है भाई। ये फ्रियोन्स, ये तो आर, हाँ ये तो क्लोरोफॉर्म के हैं तो इसको नहीं देखते, एक बार यहां से शुरू हो जाते हैं भाई। CCl4 आप देख सकते हो पेज नंबर 29 के राइट साइड में CCl4 दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हर मिलन तो सो रही है। नो सर। चलो जी। वैसे सिंह साहब ने नंबर नहीं बताए। 140। अंशिका की पिछली बार 130-135 थे शायद। हुन किन्ने? 150। फिर भी मजा नहीं आया 150। अच्छा वो दो तीन क्वेश्चन सही हो जाएंगे तुम्हारे, फिर तो 160-165 हो जाएंगे, तेरे भी 150 के आसपास लग जाएंगे, है ना। वो दो क्वेश्चन के आंसर तो सुधरेंगे। जपनूर के मेरे सुनने में आया था 55 है। 117। 10-10 सबके बढ़ गए तो 127 तक। ये मनु के कितने? की हो गया? लखबीर, मनु लेट ज्वाइन की थी ना बहुत ज्यादा। 115। जशन के? वो कितने गया? हे आयुष, किन्ने? क्या बात है। इसको रिवीजन को बच्चे, एक्चुअली में 11वीं के पाप हैं, हम कितनी कोशिश कर लें वो 11वीं के पाप तो आगे आएंगे ही आएंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो खासकर आएंगे। क्लियर ना। तुम्हारे जैसी मैंने बोला ना हालत मेरे घर में भी थी, लेकिन बड़ा कंट्रोल करना पड़ा उसको। क्लियर। तो वही कि मैं आपके साथ तो 1 घंटा ही हूँ, डाउट में हूँ 10-15 मिनट 20 मिनट कोई ऐसा मान लो, उसके साथ तो सारा दिन ही हूँ ना क्लासे पढ़ाने के बाद, इसलिए उस पर कंट्रोल हो गया थोड़ा बहुत। लेकिन अभी भी मेरे को सेटिस्फैक्ट्री कंट्रोल नहीं लगता। 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसने देखी, लेकिन उतनी सोची नहीं भी, इस तरीके से भी सोचना चाहिए। मेरी बात समझ गए ना। तो कई बार ऐसा लगता है ना कि टीचर जो करा रहे हैं उसी को फॉलो करते रहो, लेकिन आपको ऑर्गेनिक सोचनी पड़ेगी थोड़ी सी, तब बात बनेगी। तो अभी हार नहीं माननी है आयुष, हमें लगे रहना है इस पे वापिस ना। और हम 100% इसके विनर होने वाले हैं, ये गारंटी लिखवा ले। लेकिन आपको राउंड डालने पड़ेंगे, मतलब जैसे आपको टाइम लगा तो एक बार आपने क्या कहा, यार मैं E1 E2 SN1 SN2 को एक बार फटाफट कर लेता हूँ वापिस, तो वो आपको कभी ना कभी बीच में राउंड लगाने पड़ेंगे, तब आप एग्जैक्ट विनर हो जाओगे। ये बात सोच के रखो ऑलवेज। और कोई बच्चा है जो 125 35 40 पे है? हेमल तो रुक चुकी है बिल्कुल।
फिर गायब होगी हिमल। CCl4, चलो अच्छी बात है। CCl4 इज सेड टू बी पायरीन। वैसे मैं इस चीज का थोड़ा सा अपोज करता हूं। यहां पायरीन लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट पायरीन अगर गूगल सर्च आपके पास मोबाइल पड़ा हो तो सिर्फ पायरीन ही लिख लो, तो पायरीन का स्ट्रक्चर वो 4 बेंजीन रिंग वाला देगा। कहीं इसका एविडेंस ही नहीं कि CCl4 को हम पायरीन बोलते हैं। हमारे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन अगर किसी पेपर शेपर में डल गया, क्योंकि मैंने ना बार बार ध्यान दिलवाया है मेरे डिपार्टमेंट का, वो इस पे क्यों गौर नहीं कर रहे हैं, कहते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मुझे अपोज है, वहां गलत लिखा तो ये थोड़ी गलत पढ़ा दो बच्चों को। तो पायरीन एक्चुअल CCl4 मेरे को तो इन्फॉर्मेशन में कहीं दिखा नहीं, इसका एविडेंस दिखा नहीं, तो यहाँ लिखा हुआ है तो मैं इसका थोड़ा अपोज हूं। क्लियर है? हाँ जी। हाँ हाँ, मैंने बोला वही वही 4 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, उसको पायरीन लिखा हुआ है। और मैंने तो इतना भी बीच बीच में कईयों बार पिछले 10 12 15 साल से कर रहा हूँ, कमर्शियल नेम ऑफ द CCl4 ऐसा बोला जाता है, इट्स कमर्शियल नेम इज पायरीन, वो भी नहीं आता कहीं पे लिखा हुआ। चलो जी, तो इस पे थोड़ा सा सस्पेक्टेड है, ये क्वेश्चन मार्क लगा लेना। एंड यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, ये ठीक है। CCl4 फायर एक्सटिंग्विशर क्यों है? क्योंकि एयर का और फायर का कॉन्टेक्ट तोड़ देते हैं इसके स्मोक। क्लियर ना? इट इज CCl4 is stable to heat and its vapor do not catch fire, hence it is non inflammable। जब आपने ऊपर लिख ही दिया कि फायर, जब आपने लिख ही दिया कि फायर एक्सटिंग्विशर है, तो इनफ हो गया, इट इज अ फायर एक्सटिंग्विशर। चलो जी, फायर hence it non inflammable, it is because of this property CCl4 is used as fire extinguisher, वो लिख दिया मैंने। when its hot vapor come into contact with water, ये अच्छी रिएक्शन है। CCl4 को जब पानी के टच में लेकर आते हैं तो ClCl हीटिंग करवाइए, समझ लेना बात को ना, तो इसकी जगह 2 OH आ गए स्टेप टू स्टेप, और जैसी 2 OH आएंगे, शायद आपको मैंने पहले बताया था, नहीं बताया था तो आज ढंग से सुन लो। एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल है, एक कार्बन पे 2 OH हाईली अनस्टेबल है, तो ये भाई साहब एक कंपाउंड बनाते हैं, इट इज स्ट्रोंगली टॉक्सिक। इसका नाम है फोस्जीन, इसका नाम है फोस्जीन, फोस्जीन, PHOSGENE, फोस्जीन, इसका नाम है फोस्जीन। ठीक है जी। When its hot vapor come into contact with water vapor, it is converted into phosgene due to partial hydrolysis at high temperature, high temperature. Hence its use is discouraged nowadays। कारण, क्योंकि ये जो मान लो कहीं ना फायर हो रखी है और वहां आपने ना CO2 की जगह पर इसको छिड़क दिया, उतने बंदे फायर से बर्न होके नहीं मरे जितने इसकी वजह से मर गए, क्योंकि इसने क्या बना देना, फोस्जीन, और फोस्जीन बनने से क्या होएगा, टॉक्सिक है, अगर इनहेल हो गई तो हाथों हाथ डेथ है फोस्जीन, तो इसीलिए इसका यूज कम कर दिया गया है। चलो जी आगे देखते हैं। CCl4 इज यूज्ड एज मेडिसिन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ हुकवर्म। ये कोई ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट मिले तो उसमें भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। चलो जी, इससे फ्रियोन्स बनेंगे। फ्रियोन नाम सुना होगा, जो रेफ्रिजरेटर में, एसी में, आजकल तो धीरे धीरे इस टेक्निक को कम करते जा रहे हैं, जो एसी और इसमें गैस भरी रहती है ना, वो फ्रियोन्स थे, तो इसे फ्रियोन बनाया जा सकते हैं। तो CCl4 को जब आप HF के साथ SbCl5 के साथ हीट कर रहे हो तो इससे फ्रियोन बन रहे। क्लोरोफॉर्म से भी फ्रियोन बनते। फिर एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे, इतने स्मार्ट आप हो, मुझे कॉन्फिडेंस है आप पे, कि जब मैं इसको एक्वस क्यूएच से रिएक्शन करवाऊं, एक्वस क्यूएच से रिएक्शन कराऊं, एक्वस क्यूएच, अगर ये मोनोहेलाइड होता, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे मेरे को सपोर्ट कर दें, अगर ये मोनोहेलाइड होता तो एक Cl के एक OH, आपको पता है व्हाट इज द यूज ऑफ एक्वस क्यूएच?
सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। तो अगर एक्वस क्यू एच 4 है, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच, अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी आपको, एक कार्बन पे जब दो ओ एच अनस्टेबल, ये तो 4 है, तो माइनस वोटर अगर इससे कार्बोनिक एसिड बन गया, पेप्सी कोक फेंटा शेंटा में यही तो पीते हो तुम लोग, कार्बोनेटेड वाटर, चैप्टर का नाम सॉल्यूशन, टॉपिक का नाम हेनरीज लो, क्लियर। तो प्रेशर डाल के पानी में इसको घोलकर रखते हैं, लेकिन ये तो एसिड है, और यही एसिड बेस से वापस रिएक्शन कर लेगा, यही एसिड बेस से वापस रिएक्शन कर लेगा, यही एसिड बेस से वापस रिएक्शन कर लेगा, और माइनस वाटर होकर एसिड बेस रिएक्शन होगी ना, K2CO3 फाइनल आंसर आ जाएगा का पोटेशियम कार्बोनेट, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, बेसिक हाइड्रोलाइसिस। बस थोड़ा सा दिमाग पे जोर मारना, अगर मोनोहेलाइड होता तो एक Cl हट के एक OH आना था, अगर डाई होता दो Cl हट के दो OH आने थे, क्लोरोफॉर्म मैंने पढ़ाया नहीं, अगर मैं पढ़ा दूं तो तीन Cl हटकर तीन OH आ जाने थे, क्योंकि आपका दिमाग बार बार एक की तरफ जाना चाहिए, बात की तरफ। क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्वस क्यूएच, एक्वस एनएच, भाई सब्स्टिट्यूशन, और इसी को बेस बनाकर सारी आरपी असाइनमेंट बुकलेट थी। देखो 11th को कितने दिन तक रोते रहेंगे हम लोग ना, वो कमियां तो हमें खुद की दूर करनी पड़ेगी ना। वो तो हो सकता है अवनीत की भी कमी रही हो, उसने भी तो मेहनत करके थोड़ा सा कवर अप कर ही लिया ना चीजों को, तो ऐसे कोई भी कर सकता है। 120 25 17 18 25 नंबर पे जो आ रहा है, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, इसका मतलब उसको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत कर लो, और क्या है। हाँ जी, देयर इज एविडेंस दैट एक्सपोजर ऑफ CCl4 causes लिवर कैंसर, ये कोई ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट मिल सकता है? एक्सपोजर ऑफ CCl4 कैन मेक द हार्ट बीट इरेगुलर, बच्चे कहते क्वेश्चन पूछो तभी भी हो सकती है, तो वो भी रीजन हुआ। मैंने कहा हाँ, हार्ट बीट इरेगुलर जब क्वेश्चन पूछो तो हो ही जाती है वैसे भी, तो CCl4 का काम क्वेश्चन भी कर सकता है कोई, आता हो नहीं आता हो, लेकिन हार्ट बीट तो फिर भी इरेगुलर हो ही जाती है अगर आप लोग कॉन्टिन्यूसली बात नहीं करते हो तो। When CCl4 is released into the air, it rises to the atmosphere and depletes the ozone. तो ये ओजोन डिप्लेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। CCl4 ओजोन डिप्लीशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, हार्ट बीट को भी इरेगुलर करती है अगर कॉन्टिन्यूसली इसका एक्सपोजर मिल जाए, और लिवर कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारा पोली हेलोजेंस के अंदर मिथाइलिन क्लोराइड और पोली हेलोजेंस के अंदर CCl4 का डिस्कशन हुआ। अगर केमिस्ट्री की बात करेगा, केमिकल रिएक्शन तो दो ही है, एक तो फ्रियोन्स का बनना, क्लियर, एक इसका एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। ज्यादा से ज्यादा जब इसको फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में यूज किया, साथ साथ में पानी अगर डलता है, तो हायर टेम्परेचर की कंडीशन में ये भाई साहब फोस्जीन बना लेते हैं, वो ये वाली रिएक्शन है। तो आपको 1.5 मिनट दिया, 90 सेकेंड, एक फास्ट रिवीजन, चाहे तो आपके पास पेज नंबर 29 पड़ा है वहां से कर लो, या मैंने जो अभी लिखा है अपने हाथ से उससे कर लो। 90 सेकेंड में चुप रहने वाला हूं, पूरे 90 सेकेंड। पोटेशियम कार्बोनेट, सोल्ट, क्या चीज है? वो इसके फ्री रेडिकल बनने की वजह से है ना,
CCl4 फ्री रेडिकल बनाता है। और वो फ्री रेडिकल रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द ओजोन डिप्लीशन। हो गया, तो आगे बढ़े भाई। इसके बाद एक और कंपाउंड आपके पास है DDT। इसको तो चाहे आप हेलोरिन करते हुए एंड में बना सकते थे, लेकिन जनरली भूल जाते हैं, तो समेट ही देते हैं हाथों हाथ इसको, DDT। पेज नंबर 29 के राइट बॉटम पे पड़ा हुआ है DDT। पहले इसका प्रिपरेशन मेथड सीख लेते हैं, ये बन कैसे रहा है। तो GMP, बस प्रिपरेशन मेथड ही, आगे कुछ नहीं है इसके बाद। और जो दो चार लाइनें होगी नोट्स के फॉर्म में लिख देंगे। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरल। ट्राइक्लोरो इथेनल। ठीक है जी। और यहां मेरे पास है क्लोरो बेंजीन के 2 मोल। और शायद आप बच्चों को 11वीं क्लास से एक लाइन याद हो, अब तो हमने 12वीं की GOC में भी काम कर लिया 7 दिन तक, कि क्लोरोबेंजीन के अंदर पॉजिटिव मिजोमरिक इफेक्ट है। और उस पॉजिटिव मिजोमरिक इफेक्ट होने की वजह से लोन पेयर बेंजीन रिंग में जा रहा है। इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो क्लोरोबेंजीन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव कंपाउंड है। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, फिर बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब भी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिक कंपाउंड दे दे, जब भी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड दे दे, जब भी कभी एरोमेटिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक में एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक की एक ही टाइप की रिएक्शन होगी, SE, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई बेंजीन रिंग है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दैट ऑलवेज इनवाइट्स द इलेक्ट्रोफाइल टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो अब इसने इलेक्ट्रोफाइल को, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल है कहां, इनवाइट किया, तो ये पड़ा इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल एल्डिहाइड कीटोन का C इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वाला इलेक्ट्रोफाइल इन पैरा पैरा पोजीशन पे अटैक करके कैसे रिएक्शन देगा, अब मैं आपको लिख के बता रहा हूं। ऊपर तो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है, कैसी रिएक्शन पॉसिबल है, कहां अटैक होने चाहिए और क्यों होने चाहिए, और कंपाउंड्स के नेम क्या है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से सोचोगे, तो ये पूरा के पूरा इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो पैरा पे अटैक करके इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक प्रोडक्ट आपको बनाकर दे गया है। एक प्रोडक्ट आपको बनाकर दे गया है। लो जी, तो इसको जनरली हम DDT बोल रहे हैं। और DDT की जो फुल फॉर्म हमारे पास बनती है, D4 डाइक्लोरो, ये वाले क्लोरो। अगला D का मतलब है डाइफिनाइल, और T का मतलब है ट्राइक्लोरो। और ये दो कार्बन है तो इसको बोलते हैं इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो, ये आसान सा नाम है, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन। लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट से शुरू हो जाओ, राइट तक आ जाओ। डाइक्लोरो, दो दिख रहे हैं। डाइफिनाइल, दो दिख रहे हैं। ट्राइक्लोरो एक्सट्रीम लेफ्ट, राइट, और बीच में दो कार्बन है, इथेन। हाँ, इसका एग्जैक्ट आइपेक नेम देना है तो फिर आपको नंबरिंग यहां से शुरू करनी पड़ेगी, 1 2। तो इसका एग्जैक्ट आइपेक नेम पता क्या हो जाएगा, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 2 2, 2 नंबर पे जो स्ट्रक्चर है
अब उस स्ट्रक्चर का नेम सोचना पड़ेगा हम लोगों को। इस पूरे स्ट्रक्चर का नेम यहां से नंबरिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 डैश, सॉरी, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश। अब इसका नेम जो कर रहा हूं वापिस सुनना, 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 2 BIS बिस। क्योंकि अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट के खुद के नाम में डाइट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा हो तो हमें बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज करने पड़ते हैं। नोमेनक्लेचर का रूल है, 11th क्लास आपेक नोमेनक्लेचर। एक बार फिर, 1 1 मैं लिख देता तो मुझे इतनी बार बोलना ना पड़ता, लेकिन मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं। 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 2 बिस, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया। 4 4 डैश डाइक्लोरो फिनाइल, 4 4 डैश, 2 क्लोरो है, फिनाइल, ब्रैकेट क्लोज। और अब वर्ड रूट 2 कार्बन का है, इथेन। इसका कंप्लीट एपिक नेम है। मैंने 3 बार बोला, आपने लिखा इसको। 1 1 1 ट्राइक्लोरो 2 2 बिस, ब्रैकेट स्टार्ट 4 4 डैश डाइक्लोरो फिनाइल। जो 4 4 डैश नहीं लिखना चाहता वो पैरा पैराडैश लिख ले, पैरा पैराडैश डाइक्लोरोफिनाइल, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर इथेन, इसका एपिक नेम आ जाएगा। क्यों भी सदमे में लग रहे हो? चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं पेज नंबर 29 को वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूं, डीडीटी को। क्लियर? और अगले पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी तो लिख लेंगे। डीडीटी और पैरा पैराडैश डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन was used as an insecticide। लो जी, हमारे काम की बात। इंसेक्टिसाइड। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हमें 3 4 इससे कोई मतलब नहीं है, बट इन द लेट 1940 से हमारे काम की बात नहीं है। इट वॉज नोन दैट मेनी स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू डीडीटी एंड इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड टू हैव अ हाई टॉक्सिसिटी टूवर्ड्स फिश। ठीक है, तो मछलियां मर गई इसको खा के, इंसेक्टिसाइड है, टॉक्सिक फॉर फिश भी है। वो इकोलॉजी में तुम पढ़ते हो ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेवल टू लेवल ऊपर जाता जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। हाँ जी। डीडीटी इज नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स, ये मैंने बोला ना, ये धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। इंस्टेड इट इज डिपोजिटेड एंड स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यूज, ये स्टोर हो जाएगी फैटी टिश्यूज में। नाउ द यूज ऑफ डीडीटी वाज बैंड इन, अब उसने बैन किया, हम क्या करें इसमें भाई, 1973 उनको लगा नुकसानदायक है तो कर दो बैन, बस हमारी काम की बात खत्म हो गई। इनफ है। बनाना मैंने आपको पहले सिखा ही दिया था, फॉर्मेशन ऑफ द डीडीटी, आप एक नेम भी मैंने बता दिया। 2 क्लोरोबेंजीन एक क्लोरल यूज होकर इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम इसको बना पा रहे हैं। लो जी, अब हमारा हेलोएरीन शुरू हो रहा है। मुझे तो शक है तुम्हें एरीन वर्ड भी नहीं पता। जीनियस, ये क्या कह रहा है? बेंजीन रिंग, हाँ जी। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मुझे लगा कोई बंदा सही सही बोल देगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरीन्स बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम एरीन्स बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम एरीन्स बोलते हैं। अगर सुन समझ पा रहे हो तो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम एरीन्स बोलते हैं। जैसे
एक एग्जांपल बच्चे लगातार बोल रहे हैं, बेंजीन, मैं टोलुइन ऐड कर रहा हूं, मैं नेप्थलीन ऐड कर रहा हूं, मैं एंथ्रासीन ऐड कर रहा हूं, ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसका नाम भी हमने एक दिन केमिस्ट्री इन एक्शन में देखा था और सुना था, जाइलीन, ऑर्थो जाइलीन। पहला वाला बेंजीन, फिर टोलुइन, फिर नेप्थलीन, फिर एंथ्रासीन, अगला इथाइल बेंजीन, उसका अगला जाइलीन। तो एरीन का मतलब समझ गए ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और जब इस एरीन पे आपने हेलोजन जोड़ दिया तो आप उसको हेलो एरीन बोलना शुरू कर गए। और अगर साइड चेन पे जोड़ दिया sp3 हाइब्रिड कार्बन पे, उसको AR एरीन, AlKyl हर चीज डिफाइंड है। बात है कि हम उसको कितनी बार पढ़ पाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 2-3 बार तो पढ़नी पड़ेगी। और उससे ज्यादा कोशिश करो हाथ से लिखने की। हवा में करते हो तो कई बार बातें गड़बड़ जाती हैं। AR जब आप सीख जाओ ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है मेरे टीचर बोलते थे अब हवा में करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिर ऐसे बात करते थे हमसे वो ना, इस तरीके से, जैसे मैं आपसे बात करूं, हाँ भाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, फिर आप एग्जांपल दोगे जिसमें एरोमेटिसिटी मिल जाए, तभी तो एरीन वर्ड आ रहा है। जिसमें हकल्स रूल लग जाए, जो फ्लैट स्ट्रक्चर हो, लाइक बेंजीन, टोलुइन, जाइलिन, क्यूमिन, ये सब एग्जांपल हो गए। तो ये हवा में केमिस्ट्री हो गई। जब सीखे हैं तो हवा में हो सकती है। अगर ये ऊपर का माला खाली होएगा तो निकलेगा क्या मुंह से? अब जैसे मैंने पूछा एरीन क्या है, एरीन पे तो एक ही बात निकली, बेंजीन। तो अकेली बेंजीन थोड़ी है, एरीन तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सारे। दैट्स वाई मैंने ये बात बोलनी शुरू की है ना। तो अगर दिमाग में होएगा तो वर्ड्स निकल पाएंगे, नहीं तो फिर आप स्टेबिलिटी ये और वो ऐसी बातें बोलकर बंद हो जाओगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं, बोलें क्या। जैसे आज आपने क्वेश्चन फंसा लिया वो SN1 के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोक्टाइन, यार हे भगवान, वो तो घोर पाप था। तो ये एरएल्काइल हैलाइड बन गया है, ये एरएल्काइल हैलाइड बन गया है, ये एरएल्काइल हैलाइड बन गया, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो तो। अब ना मेरे पास क्लास का टाइम बचा हुआ है, कितने मिनट, 6:35 तक चलती है ना, 13 मिनट बचे हुए। अब जो जो अपने वीडियो ऑन नहीं करेगा वो सब क्लास से बाहर हो जाएंगे, ये देख लेना। अभी तक तो तू बैठा था यार। अब जल्दी कर लो भी, बहुत छुपन छुपाई हो गई। ओके, चलो। ये एक तो अर्श, एक खुशबू, और एक PALAK, पलक है ना ये, पलक। मुझे लगा पालक है, पलक है ये। क्यों भी पलक? सही बताओ, पलक है पालक है? पलक, वेरी गुड। मुझे लगा हीमोग्लोबिन के लिए पालक में आयरन ज्यादा होता है ना, तो वो वाली पालक है ये। चलो, तो एरेल्काइल हैलाइड, एक तरफ था हेलोएरीन, एक तरफ है एरेल्काइल। समझ गए हो क्यों है एरेल्काइल? जपलीन, अभिषेक, ये बार बार क्यों नाम क्यों करवाते हो बेइज्जती अपनी? अच्छा नहीं लगता यार ऐसे कहना बार बार। रवाना करूं इनको क्लास से मैं फिर? अभिषेक, चल ठीक है, आवाज सुनगी तेरी, इनफ है। जपलीन, बोल क्यों नहीं रहे हो यार, प्रॉब्लम क्या है? कशिश, कशिश, तुम तो आई थी अभी ना। अर्शदीप, शशांक, पाठक साहब, ओ, ठीक ठाक हो?
हाँ भाई, टाइम खराब कर लिया आपने अपना। हेलोरिन्स हो गए ये एरेल्काइल। क्यों हुआ एरेल्काइल? क्योंकि एरोमेटिक भी और एल्काइल भी दोनों को मर्ज करके आपने बना दिया एरेल्काइल हेलाइड। ठीक होगी बात। तो पहले एरीन्स के बारे में सीख लिया, फिर हेलोरिन्स के बारे में सीख लिया। अब सीधा सीधा सा काम है, हमारा सिलेबस है हेलोरिन्स। तो काम शुरू करें भाई, प्रिपरेशन मेथड्स का काम शुरू करें, प्रिपरेशन मेथड का। अगेन वही कि मैसेज क्या रहेगा कि 11th क्लास का बेंजीन हमें पता हो, कोई चक्कर नहीं है। तो पहला मेथड में सीक्वेंस आपके सिनॉप्सिस की उठा रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है उसके अंदर। तो पहला है डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ द बेंजीन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ द बेंजीन, अगले पेज पे लेके जाऊंगा आपको मैं। डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन को नेक्स्ट अगले पेज पे लिखना शुरू कर रहा हूं। सबस्ट्रेट कौन है भाइयों और बहनों? जब नाम ही हेडिंग में लिखा है बेंजीन। और बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? which type of the which type of the reactions are characteristic of all aromatic compounds? दुनिया के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक किस टाइप की रिएक्शंस हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? विद हेलोजन। तो मिस्टर CHANSHU, अपना नेम प्रनिशिट करना एक बार फिर। कोई और नाम नहीं तेरा, यही है यार? कोई और बता दे जिसको नाम थोड़ा सा आसान हो यार। यही है? कुछ बंटी टाइप से ऐसे कोई नाम तो नहीं है जिसको बोलना आसान हो? चांशु। चांशु ठीक है, चांशु ना। अब चांशु सर मुझे बताएं, इसका सबस्ट्रेट बेंजीन है, रिएक्शन आप हेलोजन से करा रहे हो, तो बेंजीन का बस दो वर्ड्स का आंसर है जो बच्चों ने भी बोला था 5 मिनट के अंदर अंदर। इनकी करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस कौन सी हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इसकी करेक्टरिस्टिक है। तो चांचू सर आज सीख कर जाना है व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेक्टरिस्टिक क्यों है? क्लियर ना? इसे पूरी 11th का बेंजीन चैप्टर ही कवर हो जाएगा। आओ मेरे साथ सीखो अब। ये मेरे पास बेंजीन रिंग जो जीओसी में मैंने आपको पहले भी लिख के बताई, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब अगर मैं इस पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में से, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, दोनों का अटैक करवाऊं, तो मुझे लगता है जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चे बता सकते हैं कि सर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ठीक रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो रिपेल होएगा। कहते जी पता नहीं, आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं। आपको नहीं लग रहा जिसके पास जाना है उसके पास ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है? तो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा जब, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो भूल जाओ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो भूल जाओ, बट इलेक्ट्रॉन लविंग इलेक्ट्रोफाइल कैन इजीली अटैक्स। इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन रिंग पे आराम से अटैक कर दिया। अब हुआ क्या? कौन से कार्बन पे अटैक करे? बच्चे कहते सारे sp2 है, सारे कार्बन सेम है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी अटैक कर दे क्या फर्क पड़ता है? अगर ये क्लोरोबेंजीन होता तो ऑर्थो पैरा पे होता, अगर ये फिनोल पे होता तो ऑर्थो पैरा पे होता, अगर ये नाइट्रोबेंजीन पे होता तो मेटा पे होता। चैप्टर का नाम जीओसी, टॉपिक का नाम मीजोमरिक इफेक्ट। उसके अंदर बताया था अगर बेंजीन रिंग पे कोई लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप जुड़ा हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव हो जाता है। अभी अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, ये रहा। तो कुल मिलाकर मैं आपसे जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग इजीली, बट न्यूक्लियोफाइल नेवर।
अब आपको जैस्मीन बता देगी 62171 कि न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक क्यों नहीं कर पाया। रिपल्शन क्यों हो रहे हैं पुत्र जी? वेरी गुड। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक बेंजीन रिंग पे कभी नहीं होना। इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा अभी देख लेते हैं जी अगले पेज पे। ये लो जी बेंजीन रिंग। आज आपकी जोलॉजी की 2 क्लास हैं क्या? अच्छा अभी बोटनी की आनी है क्लास? क्या बता? अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये लो जी बेंजीन रिंग, सारे के सारे कार्बन एक जैसे हैं, sp2 हाइब्रिड है। मैं कह रहा हूं यहाँ पर धीरे चलूंगा, मुझे कोई जल्दीबाजी है ही नहीं, बट अभी गारंटी दो कि आप इसमें इंटरेस्ट लोगे। क्लियर ना? मैं अकेला इंटरेस्ट लेता रहूं, फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई फायदा नहीं है। सिंपल बात है, मैं बोल बोल के चला जाऊंगा, किसी को कोई फायदा नहीं है। फायदा तभी होगा जब आपको पता चले बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच होने से इस पे न्यूक्लियोफाइल कभी अटैक नहीं कर सकता। इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक करेगा। कौन सी लोकेशन पे करेगा? आपने कहा 6 के 6 एक जैसी है, कहीं भी करवा दो, कोई टेंशन नहीं है। तो ठीक है फिर करवा देते हैं। यहां इलेक्ट्रोफाइल लेकर आया मैं। इलेक्ट्रोफाइल जब लेकर आया, सर जरूरी है इस पे, मैं तो कह रहा हूँ सारे एक जैसे हैं यार, कहीं अटैक करा दो। समझ पा रहे हो? हुआ क्या था? हुआ ये था कि इसके इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन रिंग पे लूजर है ये, जो गेनर था उस पे इलेक्ट्रॉन लविंग का अटैक हो गया। भाई इन ये पाई ये पाई ये पाई, जिसको तुम्हारा मन करे तोड़ दो, क्योंकि अटैकिंग ने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो कराना है, टेम्परेरी इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, अब आपका जो ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हो सकता है, सर कहां करेगा अटैक, मेरे को सारी सेम है। तो ये देखो जी, अब एक इस स्ट्रक्चर के बनते एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। और मैंने बच्चों को नॉन एरोमेटिक पहचानने का बहुत बढ़िया तरीका बता रखा है। सीधा sp3 हाइब्रिड कार्बन, इस सिंगल रिंग के अंदर ये वाला sp3 है, बस sp3 देखो, बाहर कर दो, इट इज नॉन एरोमेटिक। बाकी दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है। ये पता कैसे चलता है? आप भूल गए शायद, आज भी मैंने आपको बताया था जब आयुष ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से। क्लियर ना? 89 नंबर क्वेश्चन पूछा था उसने ना। तो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, मैंने कहा दोनों में कॉमन बात है। एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक दोनों में एक कॉमन बात है, फ्लैट। जो फ्लैट नहीं है वो ये दोनों नहीं है, जो प्लेनर नहीं है वो ये दोनों ही नहीं है, ना एरोमेटिक है ना नॉन एंटी एरोमेटिक है, ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है। जो फ्लैट नहीं है, ना वो एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक है। तो क्या बचा फिर तीसरा? नॉन एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक हो गया, ये नॉन एरोमेटिक। अब अगर कोई भी स्टेबल कंपाउंड, अगर कोई भी स्टेबल कंपाउंड अनस्टेबल हो जाए, स्लो या फास्ट? 11वीं सिखा रहा हूं मैं आपको, प्रिपरेशन मेथड को मारो गोली। 11th क्लास का बेंजीन चैप्टर सिखा रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द बेंजीन रिंग ऑन विच प्लेस? आपने कहा ऑल आर सिमिलर, किसी पे अटैक करवा दो, क्योंकि बेंजीन रिंग अभी बच्चे ने बताया था इलेक्ट्रॉन रिच है, सो इलेक्ट्रोफाइल कैन अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग इजीली बट नेवर द न्यूक्लियोफाइल। अच्छा जी, अब क्या करें? अब रेजोनेंस चलेगा। रेजोनेंस चलेगा, इसका एक नाम और लिख लेना, इसको हम लोग वीलैंड इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। इसको हम लोग वीलैंड इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। इसको हम लोग वीलैंड इंटरमीडिएट भी बोलते हैं, वीलैंड इंटरमीडिएट। वीलैंड इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, इंटरमीडिएट इसलिए क्योंकि कार्बोकेटायन है। इसको हम लोग वीलैंड इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और ये नॉन एरोमेटिक है, बच्चों को शायद पता चल गया हो,
क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, हाँ जी, तो आगे शुरू करें। ठीक है जी, फर्दर भी आप समझ ही गए क्या करना है। इससे आगे भी आप समझ गए क्या करना है। जो भी वीक इलेक्ट्रोफाइल होएगा, अटैकिंग तो स्ट्रोंग ही होएगा। जो ई और एच में से वीक होएगा वो बाहर हो जाएगा फास्ट स्टेप में, क्योंकि इसके बाद स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी आनी है। ये एग्जैक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई है। न्यू इलेक्ट्रोफाइल displaces the old electrophile एंड एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई है, एरोमेटिसिटी रीगेन हो गई है, एरोमेटिसिटी में कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आप इस इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे कोई हेलोनियम लिख लो, मेरे साथ रहना, FeCl3 या AlCl3 प्लस हेलोजन, मतलब क्लोरीन व्लोरीन कुछ भी ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, कुछ भी ले लो, क्लियर। तो ये लुइस एसिड है। लुइस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, भूख लगी इनको, एम्प्टी ऑर्बिटल है इनके पास। इन्होंने AlCl4 माइनस और क्लोरोनियम बना दिया। क्लोरोनियम क्या है? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। प्लस देखकर कोई भी बोल देगा कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को, बड़ा सिंपल है, मैं वापस लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, तुम भी मत होना। इसको उठाओ यहां रख दो, बस इस क्लोरोनियम को उठाओ यहां रख दो, और तुम्हारा फाइनल आंसर क्या आ गया? क्लोरोबेंजीन। सिंपल है यार। मैं तो इतना सिखाने के बाद बच्चों को बोलता हूं इसको 15 बार लिख लो, बजाय 15 रिएक्शन करवाने के। तुम्हारी 11वीं क्लास में सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, नाइट्रेशन है। ये करेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। मैंने बच्चों को मना किया, मैंने कहा छोड़ो ना यार, इलेक्ट्रोफाइल की वैरायटी को गोली मारो, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे कर रहा है ये समझो, और फिर तो इलेक्ट्रोफाइल तुम जो मन चाहे, CH3CO ग्रुप, नाइट्रोनियम ग्रुप, SO3, मिथाइल, इथाइल, क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम, जो मन करे लेते आना। जब आपको बेसिक बात ही नहीं पता कि अटैक कैसे कर रहा है, जब आपको यही नहीं पता कि सारे के सारे कार्बन सुटेबल है, जब आपको यही नहीं पता कि बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल को क्यों इन्वाइट कर रही है, तो बाकी सब रट्टा है। फिर अगर समझ लिया तो फिर क्रैमिंग नहीं रहेगी, फिर समझदारी रहेगी। तो आप भी ऐसी काम कर सकते हो, 11वीं का बेंजीन चैप्टर दिमाग में डालना चाहते हो तो इस गिवन मैकेनिज्म को 7-8 बार लिख लो। पहली बार देखकर, दूसरी बार देखकर, तीसरी बार देखकर, चौथी बार देखोगे नहीं, आधी देखोगे, पांचवी बार 70% खुद लिख लोगे, 30% फंस गए कहीं पर, और मुझे लगता है 7वीं 8वीं बार देखोगे आप खुद ही लिख रहे होगे खट 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 फटाफट। सारा के सारा केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन ऐसे चुटकियों में डन हो जाएगी। तो खत्म करते हैं जी। हाँ जी सर। हम मर्जिबल इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल होता है जैसा मर्जी, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, क्या फर्क पड़ता है उससे? बेंजीन रिंग तो इनवाइट किया, मुझे लगा भी उसकी शक्ल वकल देखनी है कुछ ना। इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रोफाइल है, कैसा भी हो। मैंने SO3 दे दिया तेरे को, वो भी सुटेबल है। SO3 तो न्यूट्रल है ना पुत्र, इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है ना? अब खत्म कर रहा हूं भी कहानी को। ये बेंजीन रिंग है, यहां तुम्हारा क्लोरोनियम बना, ये पूरे स्टेप वाइज अटैक कर गया, क्लोरोबेंजीन H+ बाहर निकल गया, और इस H+ ने AlCl4 पे फिर अटैक किया, और AlCl3 और HCl बन गया। इसको कलेक्टिवली जब लिखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारा जो AlCl3 है ना, तुम्हारा जो AlCl3 है ना, वो एक कैटलिस्ट का रोल कर रहा है। तुम्हारा जो AlCl3 है ना, वो एक कैटलिस्ट का रोल कर रहा है, क्योंकि ये भाई साहब रिएक्शन में जैसे कंज्यूम हुए थे वैसे के वैसे बाहर आ गए।
तो इसको देख के पता चल रहा है कि AlCl3 FeCl3। अब याद करो ना, आपने मेरे से 6-7 क्वेश्चन पूछे थे। आप याद करो, आपने मेरे से 6-7 क्वेश्चन पूछे थे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के। सब में AlCl3 Fe क्लोरीन, AlCl3 क्लोरीन, AlCl3 ब्रोमीन, AlBr3 ब्रोमीन, ये सब कर क्या रहे थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कैसा एग्जाम्पल था, किसका एग्जाम्पल था? इट वॉज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैं चाहता हूं हेडिंग लिख ली जाए इसकी ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और एंड में जाकर क्यों सब्स्टिट्यूशन हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि बेंजीन को अपनी एरोमेटिसिटी मेंटेन करनी थी। मिस्टर मोक्ष, आप क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हो फटाफट? मिस्टर मोक्ष, हे मोक्ष, हे पुत्र, कहां चले गए? हद है यार, मोटिवेशन इनके लिए बना ही नहीं एक्चुअल में ना। भाविका, इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना। गुड, वेरी गुड। तो ठीक है, फास्ट टाइप में प्रोटॉन निकल गया और डिजायर्ड प्रोडक्ट आपके पास क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट हेलोजिनेशन से बन गया। अब यहाँ AlBr3 Fe ब्रोमीन ऐसे काम कर करके सीधे रिजल्ट ले सकते हो। बस 1-2 मिनट में खत्म करता हूँ बच्चे। अभी टीचर आए नहीं ना हमारी क्लास में, दिखे किसी को? तो 2-3 मिनट फायदा उठा ले, कोई टेंशन तो नहीं है। चलो, होएगी भी तो क्या इलाज है इसका, अब पढ़ना तो है ही है। कोई कहेगा मेरे को टेंशन हो रही है, तो ठीक है, लीव करो, टेंशन हो रही है तो। AlCl3 क्लोरीन, FeBr3 ब्रोमीन, ICl प्लस AlCl3। तो जब Fe प्लस ब्रोमीन ले रहे हो तब भी वही आंसर है। इन दोनों ने मिलकर पहले FeBr3 बनाया, फिर बाद में FeBr4 माइनस बनाया, ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया, क्लोरोनियम जनरेट कर दिया, ब्रोमोनियम जनरेट कर दिया। ये Br3 है बच्चे, मैंने Br2 लिख दिया गलती से, FeBr2 लिख दिया गलती से, FeBr3 है ये, ठीक है। फिर ICl, ये तो इंटरहेलोजन कंपाउंड है, स्मार्ट है बच्चे, I प्लस Cl माइनस। तो AlCl3 किसको खाएगा? क्लोरोनियम को। AlCl3 किसको एक्सेप्ट करेगा? क्लोरोनियम को। AlCl3 किसको एक्सेप्ट करेगा? क्लोरोनियम को, क्लोराइड को, मेरी गलती। और क्या प्रोड्यूस कर देगा? आयोडोनियम। आयोडोनियम। तो पहले का आंसर ब्रोमोबेंजीन, दूसरे का आंसर क्लोरोबेंजीन, तीसरे का आंसर ब्रोमोबेंजीन, अगले का आंसर आयोडोबेंजीन, लास्ट एंड फाइनल। मेरे ख्याल में मैम आ गए हैं शायद, बस आधा मिनट और दे दो मेरे को बस। अगर मैं आयोडीन का, थैंक यू मैम, ढींसा मैम को थैंक यू अगेन। आपको लड्डू खिलाने पड़ेंगे फिर मेरे को, ढींसा मैम। चलो जी। हाँ बिल्कुल है, आपके 5 मिनट में ले रहा हूँ। चलो कोई नहीं, वो ना, हाँ मंजू मैम ने मुझे बोला था, पता नहीं फिर। हाँ। वो पता है क्या हुआ जी, पहले मंजू मैम ने मेरे को बोला था, फिर मैनेजमेंट वालों की तरफ से कोई सेटिंग हुई, फिर आपको दे दी क्लास, जबकि मेरे को दी थी। हाँ चलो, मैंने तो कई सपने पाल लिए थे कि मैं इनको ना थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे सारे अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। सुनो बच्चे, लास्ट एंड फाइनल है। बेंजीन जब आयोडीन से रिएक्शन करेगा ना, आयोडो बेंजीन बनना तो है,
साथ में ना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है HI की। याद करो मिथेन का हेलोजिनेशन करने में, ये तो हमारा सिलेबस ही था पिछली बार का, जब आप एल्केन का हेलोजिनेशन करते हो ना तो HI रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देगा। लो जी, पीछे चलना पड़ेगा। क्लियर है? ये जो पीछे चलना पड़ेगा। सो दिस रिएक्शन, इसका एक ड्रॉबैक हो गया है, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। और आप में से हो सकता है एक दो बच्चा जवाब दे दे, हो सकता है सारी क्लास जवाब दे दे कि इस रिवर्सिबिलिटी को रोकने का क्या तरीका है, अगर इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ही लेके जाना है तो। एल्केन प्लस, हाँ जी, हाँ परफेक्ट है, परफेक्ट है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बेंजीन प्लस आयोडीन, साइन ऑफ रिवर्सिबल, देन आयोडोबेंजीन प्लस HI। अगर आप इसकी रिवर्सिबिलिटी रोकना चाहते हो तो, ठीक है जी, यूज ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन स्टॉप्स द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, HI का रिएक्शन HiO3 से करवा दो, HI का रिएक्शन HgO से करवा दो। तो जब HgO से Hg, आपकी कॉपी में लिखा मिलेगा एल्केन के हेलोजिनेशन के अंदर, ठीक है जी, ये 5 लिया तो इस जगह पे आपके पास 3 आयोडीन बन गए हैं और यहां वाटर बन गए। ये HI ने HI को कंज्यूम कर लिया, HiO3 ने, तो HI कंज्यूम हो गया, लीच एटलियर प्रिंसिपल लग गया, रिएक्शन फॉरवर्ड चली गई। इसके अंदर भी सेम हरकत हुई, प्लस वाटर हुआ और रेड कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, रेड प्रेसिपिटेट बन गया HI2 का। तो आयोडीन के अंदर रिवर्सिबिलिटी एक करेक्टर ही है उसका, और हमारे अकॉर्डिंगली ये रिएक्शन का लिमिटेशन है, प्रॉब्लम है रिएक्शन के अंदर। तो उसको रोकने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने बहुत अच्छा सजेशन दे दिया। ठीक है जी, तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन आपका यहां डन हो गया। तो बोलो जी, आयो खुद ही होगा ना, आई अपने आप ही टूट जाएगा। बेंजीन रिंग, क्या क्या क्या? नहीं, वो तो कंडीशन, बेंजीन जैसा अगर तूने कंपाउंड ले रखा है जिसके पास 6 पाई क्लाउड है, तो उसको इस तरीके से इंड्यूस करेगा कि उससे आयोडोनियम ही बनेगा, आयोडोनियम ही बनेगा। या तो हीट करने की नीड भी नहीं है, बेंजीन आयोडीन इकट्ठे पड़े रहे तो रिएक्शन चलने लगती है अपने आप ही। ठीक है भाई, चलो बायो एंजॉय करो भी अब लोग, मिलते हैं। थैंक यू। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा।